हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीएसटी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सेकेंड लेसन जिसका पार्ट 4 का ये वीडियो है, और जिसमें हम जानेंगे कि मेरा आज का फर्स्ट हेडिंग क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक स्वरूप। तो ये हेडिंग आपको मैंने पहले ही वीडियो में जो बताया था कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो ये जो टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया। तो भारत में सबसे पहले प्रयास 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में की गई थी, और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप इसको ऐड करके रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उस राष्ट्रीय आय में उन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, और जो उस समय, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। और वो कौन सी पुस्तक थी उनकी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में 1868 में बताने के बाद फिर भारत सरकार ने धीरे धीरे अब एक ऐसी संस्था बनाई जिसका काम ही दे दिया गया कि आप राष्ट्रीय आय को एकत्र करेंगे, यानी आप अनुमान लगाएंगे कितना भारत का राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय करने वाली एक संस्था का गठन किया गया, और उस संस्था का नाम था क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम शॉर्ट में CSO भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना क्या कब हुई थी? 2 मई 1951। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 मई 1951। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सहयोग के लिए एक संस्था और बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो थोड़ा सा हम फिर से इसको हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा लगाया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सी पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्हें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? मात्र 20 रुपया। और उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सहयोग के लिए कौन सी संस्था का स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट हेडिंग है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसको इंग्लिश में फॉर्म होता है पर कैपिटल इनकम। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय को हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन इस वीडियो में भी आपको हम बता देते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है? आपका प्रति व्यक्ति आय। ध्यान से देखिए, देश के कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एक यह जो आपका इंडिकेट है, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आय वृद्धि, और एक इधर लिखा हुआ है वस्तु और सेवाएं। एक तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ है और एक भी ऊपर की तरफ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उस देश में वस्तुओं और सेवाओं में भी वृद्धि होगी। क्लियर? किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उस देश में वस्तुएं और सेवाएं में भी वृद्धि होगी। तुलना कीजिए कि जब मेरा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं था। हमारे पास उतनी वस्तु नहीं होती थी, हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ये सब है।
कंप्यूटर है, मोबाइल है। तो ये क्यों हुआ कि अब हमारा पहले 1947 के तुलना में 1947 के तुलना में और 2020 का हम तुलना करें तो अभी मेरा राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से हमारे पास वस्तु और सेवाएं भी ज्यादा है। तो क्लियर कि आप समझ गए कि राष्ट्रीय आय के वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं में भी वृद्धि होती है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आपको वस्तु और सेवाएं अधिक मिलेगी। राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ आपका जनसंख्या नियंत्रण होना भी जरूरी है। अगर आपके देश में या किसी भी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है और उसी के रेशियो में जनसंख्या भी खूब तेजी से बढ़ रहा है तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यही बात को नोट में आपको दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय आय वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण होना भी आवश्यक है, नहीं तो आपका वस्तु और सेवाएं और बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं आपको उतना नहीं मिलेगी। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट है मेरा हेडिंग राष्ट्रीय आय की गणना विधि। ये क्या होता है? ये आप इसके हेडिंग से आप स्पष्ट समझ रहे हो कि ये क्या है। राष्ट्रीय आय निकालने का विधि कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि 3 है। एक है आपका उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि। तो उत्पादन गणना विधि क्या होता है, आय गणना विधि क्या होता है और व्यय गणना विधि क्या होता है, तो इसको अब हम इधर समझते हैं। देखिए आपका हेडिंग है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि में आप क्या समझ, देखिए राष्ट्र की व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम या मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गणना की वह विधि जिसमें उत्पादित वस्तुओं के योग के द्वारा जो गणना किया जाता है उसे हम उत्पादन गणना विधि कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं राष्ट्र की व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम या मौद्रिक आय के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि कोई भी देश के नागरिकों का आय वो कितना प्रोडक्ट कर रहा है, कितना कमा रहा है, उसी के माध्यम से होगा। तो वही है, इसमें स्पष्ट है कि राष्ट्र की व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम या मौद्रिक आय के माध्यम से अगर प्राप्त होती है तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, उत्पादन गणना विधि। तो आप उत्पादन गणना विधि समझ चुके होंगे कि कोई भी देश के व्यक्तियों की आय उसके उत्पादन के माध्यम से अगर गणना किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पादन गणना विधि बोलेंगे। उसके बाद है आपका आय गणना विधि। तो आय गणना विधि क्या होगा, जब राष्ट्र की व्यक्तियों के आय के आधार पर, यानी राष्ट्र के यानी देश के जो व्यक्ति कितना कमा रहा है उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इस गणना विधि को हम क्या बोलेंगे, आय गणना विधि करेंगे। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। उत्पादन गणना विधि में क्या है, व्यक्तियों का आय का आकलन किससे किया जाएगा, उत्पादन से, और इसमें व्यक्तियों की आय का गणना इसके इनकम से किया जाएगा कि कितना कमा रहा है। तो उत्पादन के आधार पर गणना की करने वाली पद्धति को हम क्या बोलेंगे, उत्पादन गणना विधि, और आय के आधार पर गणना करने वाली विधि को हम क्या बोलेंगे, आय गणना विधि। नेक्स्ट है आपका व्यय गणना विधि। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। व्यय का मतलब क्या होगा, खर्च। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च का अंतिम व्यय को नापने का प्रयास किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च
का अंतिम व्यय को मापने का प्रयास किया जाता है और यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि व्यय से संबंधित सही जानकारी प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। मतलब ये क्या कि देश का कोई भी व्यक्ति स्पष्ट सही से नहीं बता पाएगा कि हमने कितना खर्च किया है, तो इस आधार पर ये व्यय गणना विधि फेलुअर हो जाती है। तो ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, ज्यादा प्रचलित है एक है आपका आय गणना विधि और दूसरा है उत्पादन गणना विधि। तो उत्पादन गणना विधि में आपका प्रोडक्ट आय का आकलन किस आधार पर किया जाएगा, उत्पादन के आधार पर, और आय गणना विधि में गणना की जाएगी व्यक्तियों के आय के आधार पर। ठीक, तो अब हम इसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले क्या जाना कि भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक स्वरूप। तो ऐतिहासिक स्वरूप में हम जाने क्या कि भारत में सबसे पहले प्रयास कौन किया राष्ट्रीय आय निकालने का, तो दादा भाई नौरोजी। कब किए, तो 1868 में। उनकी पुस्तक कौन सी थी, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया उस समय, 20 रुपया। अब उसके बाद 1868 के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का नाम क्या हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई, 2 मई 1951। इसका सहयोग कौन करता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये खत्म। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला भी होता है कि राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, और इसी के माध्यम से आप आसानी से इसको एक परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से बोलेंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि राष्ट्रीय आय जैसे जैसे बढ़ेगा उस देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ आपको वस्तु और सेवाएं वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। उसके बाद है राष्ट्रीय आय करने की गणना करने का प्रोसेस कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। उत्पादन गणना विधि में क्या किया जाता है, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य का योग किया जाता है, वो उत्पादित गणना विधि। आय गणना विधि में व्यक्तियों के आय के आधार पर गणना किया जाता है, तो उसे हम आय गणना विधि बोलेंगे। व्यय गणना विधि जिसमें लोगों द्वारा कितना खर्च किया गया है उसके आधार पर ये गणना किया जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, व्यय गणना विधि। तो आज भर इतना ही, जय हिंद।